जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का सॉल्यूशन। हम दोस्तों काफ़ी समय से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज दोस्तों ये अंतिम क्लास है। आज इस बुक के हमने अभी तक सारे चैप्टर्स दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए थे। और इस बुक में दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में 5 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए थे, जिसमें से दोस्तों हमारे 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके थे इससे पिछली वाली क्लास में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आज अंतिम और लास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। इससे पहले दोस्तों हमारे 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये इस बुक का अंतिम और लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपकी बुक में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो मैंने आपको इस बुक को लेकर ना कराया हो। मैंने आपको इस बुक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, तो आज ये अंतिम क्लास है। उम्मीद करते हैं कि अंतिम क्लास में आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहने वाला है। और यदि आप लोग चाहते हो कि सर आप डेली प्रैक्टिस सेट एक रीजनिंग का पर डे लाइएगा, बुक तो आपने कंप्लीट करा ही दी है, सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करा दिए, तो सर आप डेली प्रैक्टिस सेट जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तो एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का डेली रखें। तो यदि आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें कमेंट में बता दो कि जी सर डेली प्रैक्टिस सेट करवाएं। बस आप इतना कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको नेक्स्ट डे से सुबह 10 बजे ही आपके रीजनिंग का एक 20 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा। ठीक है भाई, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जितने भी लोग इस क्लास को देखें तो बताना कि सर डेली प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखो एग्जाम तक। ठीक है भाई, तो आप लोग कहेंगे तो मैं करा दूंगा, क्योंकि अभी आज से क्या कि आज से मेरी बुक पूरी आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दी है, क्योंकि आज ये अंतिम पेज है हमारा और लास्ट क्लास है ये इस चैप्टर के लिए। ठीक है भाई, तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। आज अंतिम क्लास है तो भाई रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए आप लोगों का, और हमेशा से आप लोगों का रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा ही रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर हमें काउंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इस अंतिम प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आया है, आपको एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, एक सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके 5 पदों के नाम दिए गए हैं और आपको एक क्रम में लगाना है। ठीक है भाई, आपको एक क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा पद जिसका होगा तो छोटे से हमें बड़े की ओर जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे छोटा पद होता है वो किसका होता है? सहायक प्रबंधक का होता है। तो सहायक प्रबंधक जो होगा वो सबसे पहले आएगा, यानी कि 1 नंबर। सहायक प्रबंधक यानी कि जिसको असिस्टेंट बोला जाता है, कि प्रबंधक का असिस्टेंट। और उसके बाद कौन होता है भाई? उसके बाद आता है आपका प्रबंधक आता है। प्रबंधक किस पर आएगा? दूसरे नंबर पर। सहायक का मतलब होता है जो उसके प्रबंधक की सहायता में कार्य करता है, उसको सहायक प्रबंधक बोला जाता है। इसके बाद प्रबंधक, और प्रबंधक के ऊपर जो होता है वो होता है दोस्तों आपका उप प्रबंधक। कौन होता है भाई? सॉरी, उप प्रबंधक नहीं, उसके ऊपर होता है आपका वरिष्ठ प्रबंधक होता है। कौन होता है मेरे भाई? उसके ऊपर जो होता है वो होता है वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक से बड़ा। अब वरिष्ठ प्रबंधक से भी बड़ा यदि हम बात करें तो वो होता है आपका उप महाप्रबंधक। कौन होगा? 3 नंबर। और इससे भी सबसे बड़े की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1 2 4 3 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि आपको इनके पदों को एक सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने इसको गलत भी किया होगा, लेकिन बात समझ गए, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको एक घन के तरीके का एक फलक दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि A1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या संख्या होगी। ये तो भाई डाइस की ही तरह है, ये तो मैं आपको करवा ही चुका था। तो कैसे करते थे भाई? जब भी आपको इस प्रकार का डाइस, ओपन डाइस या घन मिल जाए तो U5 का अपोजिट हो जाएगा A1, और O4 का अपोजिट E2, और I3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? Z6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सर U5 का अपोजिट आएगा A1। तो A1 ही तो पूछा है, तो A1 किसका? U5 का है। तो सेकंड का डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। O4 का यदि आपसे पूछता तो O4 का कितना था भाई? E2 था।
और यदि आपको I3 का पूछेगा तो I3 का आप Z6 बताएंगे। तो यहाँ से देखो मैंने सारे सभी के अपोजिट जो है यहाँ से निकाल दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको कराया है, डाइस चैप्टर में भी आपको मैंने अच्छे से समझाया है। उम्मीद करती है तो आंसर सभी लोगों का एकदम सही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाई यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बताना है कि 4 संख्याएं समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो भिन्न संख्या को पहचानना है। तो भाई 15 से ये देखो कट रहा है कितनी बार, 15 निम्मा 135, यानी कि गुणा 9 हो रही है। ठीक है भाई, ऐसे करके देख लो भाई, 15 निम्मा 135, इसमें देखो भाई 9 की गुणा हो रही है। 18 निम्मा होता है 162 भैया, इसमें भी 9 की गुणा है। 13 निम्मा होता है भैया 117, इसमें भी 9 की गुणा। यहाँ पे तो कितना होता है 11 में भैया, यहाँ पर गुणा नहीं हो रही, जबकि आना कितना चाहिए था, यहाँ पर 99 आना चाहिए था कि 11 99, यहाँ पे कितना 89 है। तो यही सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आना 99 चाहिए था, आ कितना रहा है, आ तो 89 रहा है। तो यही सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी में देखो ये सभी 9 के मल्टीप्लाई है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 11 9 का मल्टीप्लाई नहीं है। तो भाई 11 9 का मल्टीप्लाई होता है 99, यहाँ पर 89 है। तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो अलग वाला ही ऑप्शन हमें बताना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये देखो काउंटिंग फिगर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ से ट्रायंगल दिए गए। इससे पहले मैंने आपको जब फिगर काउंटिंग चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। कैसे करते हैं काउंट भैया, इस पे लिख लेते हैं 1 और 2, इन दोनों को जोड़ देते तो 1 + 2 बराबर कितना बता दिया हमने 3। ऐसे ही तो करते थे, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया। ये मैंने काउंटिंग फिगर तो बहुत अच्छे से आपको बताया है। अब इसमें देखो इस ट्रायंगल को भाई कैसे काउंट करेंगे भैया। एक ट्रायंगल तो आपका भाई ये वाला दिया गया, यहाँ से एक ट्रायंगल आपका ये दिया गया, ठीक है भाई। और इस ट्रायंगल के साथ साथ क्या दिया गया, आपके इसके अंदर लाइनें भी दी गई हैं। आपको इसके साथ साथ इसके अंदर लाइन भी दी गई है। तो आप कहोगे कितनी लाइन है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, 3 लाइन है। अब इनके अंदर के जो ट्रायंगल है इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे कितना लिख लेंगे 4। 1 2 3 4 हो गई। अब इनको सबको जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और एक कितना हो गया 10। तो भैया 10 ट्रायंगल तो मुझे यहाँ मिलेंगे। जब 10 मुझे यहाँ मिले तो 10 ट्रायंगल हमें यहाँ पर भी मिलेंगे। तो 10 ये तो कितने हो जाएंगे टोटल, तो 10 + 10 बराबर कितना हो गया मेरे सिर, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 20 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, फोर्थ का सी। भाई इससे हमारे 10 ट्रायंगल बनेंगे टोटल, और 10 ही हमारे इससे बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, 20 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये शब्द युग में से आया हुआ क्वेश्चन है कि जिस प्रकार राजा का संबंध महल से है, जिस प्रकार राजा का संबंध महल से है, उस प्रकार आपको ये ऑप्शंस दिए गए, इनमें से बताना है कि किसका संबंध इससे डिनोट होगा। भाई देखो राजा कहाँ पर रहता है, तो आप कहोगे सर जो राजा है वो अपने महल में रहता है। तो मधुमक्खी क्या शहद में रहती है, भैया मधुमक्खी तो छत्ते में रहती है। भैया शहद नहीं, मधुमक्खी तो छत्ते में रहती है, छत्ता होगा मधुमक्खी का। साध्वी कहाँ रहेगी भाई, साध्वी, साध्वी जानते हो जो साधु होते हैं भैया कहाँ रहते हैं, मठ में रहते हैं, और मठ को हम मंदिर भी बोलते हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बर्फ इग्लू, भैया इग्लू से बने हुए लोगों बने हुए जो मकान होते हैं उनको बर्फ बर्फ के जो बने हुए मकान होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। घोड़ा मांद में नहीं भैया, शेर मांद में रहता है। घोड़ा कहाँ रहता है, यदि घोड़े की बात करेंगे तो घोड़ा अस्तबल में रहता है। कहाँ पर रहता है मेरी शेर, आप कहोगे सर अस्तबल में। और शेर कहाँ रहेगा, शेर मांद, मांद किसको बोलते हैं, गुफा को। तो घोड़ा तो अस्तबल में रहता है भाई, मांद में नहीं रहता है। भैया कि गुफा में थोड़ी घोड़ा बैठेगा, भाई घोड़ा तो अस्तबल में बंधा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, साध्वी। साध्वी यानी कि साधु संत कहाँ रहते हैं भैया, मठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। बात समझ में आ गई, सेंस समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से, बहुत अच्छे। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट आज मेरा आपको करवा रहा हूँ, और पांचों प्रैक्टिस सेट में हर एक सेट में आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये समझ लीजिएगा, यदि आप इन छोटे छोटे चैप्टर्स को यदि आप बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है,
तो भाई आपको रीजनिंग में 100 to 100% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस रीजनिंग ही एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक रीजनिंग, दूसरा हिंदी। भाई चलो क्वेश्चन नंबर 6 का जो देखते हैं भाई कौन सबसे पहले आंसर बताता है। और भाई उसका आंसर जो है भाई सबसे पहले जो हमें इसका आंसर बताएगा 6 का, वो कमेंट करके बताना भाई, ठीक है भाई, कमेंट करके बताना। और जो लोग भी कमेंट करके बताएंगे भाई सबका मैसेज पिन करूंगा मैं कमेंट में। जो भी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर डालना, उसका आंसर लिख देना, मैं सबका मैसेज पिन कर दूंगा भाई, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एम पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र है, ठीक है भाई। एम किसका पुत्र है भाई? एम जो है ना, एम ये पी का पुत्र है, तो एम किसका पुत्र हो गया भाई? पी का पुत्र है, ठीक है भाई। क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। जो वाला जो शब्द होता है मेरे दोस्त, ये हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है। तो पी का पति है, पी का पति यानी कि पी कौन है भैया? पी का जेंडर पता चल गया कि पी तो फीमेल हो जाएगी। पी क्या है भैया? स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ठीक है। जो पी का पति है, तो पी का पति कौन है? ओ पति है। ओ यानी कि ओ का जेंडर क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, यानी मेल है, ठीक है भाई। ओ का पति, ओ का पति है, पी का पति है, ठीक है भाई। क्यू ओ की पोती है, तो ओ की पोती कौन है? क्यू, क्यू जो है ना वो कौन है? ओ की पोती है, ठीक है। एम पी का पुत्र है, जब एम पी का पुत्र है तो भैया ये इसका भी तो पुत्र होगा, यानी कि एम के पिता कौन हो गए भैया? ओ, और एम की माता कौन हो गई? पी। अब क्यू जो है ना वो ओ की पोती है, ओ की पोती है। ओ की पोती का मतलब जानते हो क्या है? ओ की पोती यानी कि इसके पुत्र की बेटी होगी क्यू, तभी तो इसकी पोती होगी। तो इसकी बेटी कौन है भैया? क्यू है, तो ये इसकी कौन होगी? पोती। ये मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी कौन होंगे भैया? दादा पोती हो जाएंगे। आप कहोगे जी सर। हमसे पूछा है कि एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम जो है ना ये एम ओ का क्या लगेगा, इसका संबंध हमें बताना है कि एम का ओ से। तो एम इसका क्या लगेगा भाई? ये इसके पिताजी हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा? ये तो इसका पुत्र हो जाएगा। तो एम का पूछा है कि एम पी का क्या, एम ओ का क्या लगेगा, तो भाई एम ओ का पुत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई किसका संबंध है? पुत्र का संबंध है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कर्ड को 342 184 लिखा जाता है, ब्रीड को 2181 024 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हम बटर को क्या लिखेंगे? बटर को भाई देखो, सी यू आर डी, कर्ड को क्या लिखा जाता था? तो सी यू आर डी, कर्ड को लिखा जा रहा है 3 34 21 84। भाई जानते हो ये कैसे लिखा गया? बहुत अच्छा लॉजिक है मेरे भाई, बहुत ही शानदार लॉजिक निकल के आएगा इसका, ध्यान से समझना भाई। देखो इसका लॉजिक भाई, इसमें आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर ले। इसमें आप देखो पहले कि वॉवेल कितने, तो आपको सिर्फ वॉवेल एक है, तो वॉवेल कितना है? यू। और यू की रैंक कितनी होती है? 21, तो यू की रैंक कितनी होगी? 21। सी की रैंक 3 होती है, आर की रैंक 18 होती है, डी की रैंक 4 होती है। जो आपका कॉन्सोनेंट है वो आपको सेम लिख देना है, जो भी आपके कॉन्सोनेंट हैं उनकी सेम रैंक लिख देनी है, ठीक है। डी की रैंक 4 हो गई, आर की रैंक 18 है। लेकिन जो आपका वॉवेल होगा, जो आपका वॉवेल होगा, वॉवेल का भैया दोगुना कर दिया जाएगा, दोगुना। तो 21 था, तो 21 का दोगुना हो जाएगा, कितना हो गया भैया? 42 हो गया। 21 का दोगुना कितना हो गया? 42। यानी कि आपको मैं इसका सिंपल सा लॉजिक बता दूं, सिंपल सा लॉजिक यदि मैं बात कर दूं, तो लॉजिक आप कहोगे सर वॉवेल का दोगुना करना है। वॉवेल भाई हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा हिंदी वालों को, ठीक है भाई। वॉवेल यानी कि स्वर, स्वर का क्या कर देना है? स्वर का दोगुना, स्वर की रैंक का दोगुना, तो स्वर की जो रैंक होगी उसका दोगुना कर देना है। और व्यंजन कैसा रहेगा भाई? व्यंजन आपका सेम रहेगा, व्यंजन की रैंक सेम रहेगी। रैंक कैसी रहेगी भाई? रैंक सेम रहेगी, रैंक सेम रहेगी, केवल स्वर का दोगुना। तो भाई अब इनसे पूछा किसका? हमसे तो पूछा था बटर का, तो भाई बटर को लिख लेंगे BUTTER। तो इसमें देखो वॉवेल कितने हैं, तो वॉवेल हो गए यानी कि स्वर आपका यू और ई दो है ना। यू की रैंक कितनी होती है? 21, और ई की रैंक कितनी होती है? 5। भाई इनका दोगुना कर देना है, इनका सबका दोगुना कर दो, दोगुना इसका कर दो, दोगुना इसका कर दो, और बाकी की सबकी रैंकों को ऐसे ही लिख दो। बी की रैंक होती है 2, 21 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई? 42।
टी की रैंक कितनी होती है 20, टी की रैंक कितनी होती है 20, ई की रैंक होती है 5, बॉबेल है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, आर की रैंक कितनी होती है 18। भाई मिला लो, जो भी ऑप्शन दिख जाएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 24, 220, 20, 10, 18 कौन सा ऑप्शन मिल गया भाई? ऑप्शन नंबर डी मिल गया, एकदम करेक्ट आंसर है मेरी शेर। तो सातवें का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर बैठेगा भाई। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में बात आ रही होगी आप लोगों को। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति वाला क्वेश्चन है भाई। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है। भाई ये आकृति आपके सामने बनी हुई, इस आकृति को बताइए कौन सा ऑप्शन है जो किस आकृति में बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, ये वाला यदि पार्ट आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला, ये देखो थोड़ा सा घूमा है यहाँ से, बस जिस पर मैंने सर्किल किया इस वाले पार्ट को देखो, ये देखो। तो ऑप्शन नंबर सी वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस टाइप से ये वर्ग है और यहाँ से देखो कटा है, घुमा हुआ भाग है। तो ये वाला बन रहा है, बीच में एक लाइन भी है। तो ये लाइन भैया सी वाले ऑप्शन में मिल रही है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। सेब क्या है? फल है। केला क्या है? फल है। पपीता क्या है? फल है तो ये सभी फल ही। जब सभी फल हैं, लेकिन सेब अलग फल है, केला अलग फल है, पपीता अलग फल है, तो भाई कौन सा ऑप्शन है मेरे शेर? 9th का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। भैया तीनों अलग अलग हैं तो ये फल ही, लेकिन सेब अलग हो जाएगा, केला अलग हो जाएगा, पपीता अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई आपको सर? ये तो फल हो गया है, ये एप्पल हो गया, ये बनाना हो गया, ये पपाया हो गया। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आया मेरे सिर, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, बैठक व्यवस्था का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रतीक, ईसा, रश्मि, साक्षी और त्रसा, भाई 5 लोग हैं और उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हुए हैं। भाई सबका मुख किस ओर है? भाई ये देखो मैंने डायरेक्शन बना दी, उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा। ठीक है भाई, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें। बस कंटिन्यू वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, बातें समझ में आ रही हो तो भाई लाइक करके जरूर जाइएगा। भाई लाइक करने का आपसे कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप जब वीडियो लाइक करते हो ना तो भाई मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ आपको मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे एक खुशी मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्रति। और जो मुझे मेन मोटिवेशन मिलता है वो सिर्फ आप लोगों से मिलता है। तो आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है भाई, आपके बिना हम अधूरे रहेंगे। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग हर कदम पर मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बेहतर करने का प्रयास जरूर करेंगे भाई। ठीक है, चलिएगा। अब भाई क्वेश्चन में बोला है कि तृषा और ईसा एक साथ बैठे हैं। भाई तृषा और ईसा जो है ना, ये जहां पर भी बैठे होंगे वो एक साथ बैठे होंगे। आगे पढ़ो, तृषा तथा रश्मि एक साथ बैठी हैं। अच्छा देखो, पहले मैंने तृषा और ईसा को बैठा दिया। ठीक है, तृषा हो गई और कौन है भैया? ईसा, ईसा को बना दिया ई। तृषा और ईसा कैसी हैं? एक साथ बैठी हैं। और तृषा और रश्मि, अब भाई रश्मि इधर तो आएगी नहीं, तो रश्मि को जब मैं यहाँ बैठाऊंगा तभी तो तृषा के साथ में रश्मि एक साथ बैठेगी। प्रतीक सबसे बाईं ओर है, प्रतीक यानी कि ये प्रतीक होगा तो ये सबसे बाईं ओर, तो ये हमारा लेफ्ट होगा यानी कि बायां। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक है, अब आगे बोला है कि प्रतीक सबसे बाईं ओर है। भैया देखो प्रतीक सबसे बाईं ओर है और ईसा दाईं ओर से दूसरी है, यानी कि एक स्थान यहाँ पर किसी और का होगा। तो 4 लोग तो हो ही गए, एक स्थान और है, दाईं ओर से दूसरी है। अब कौन बैठ गया भैया? प्रतीक बैठ गया है, ईसा बैठ गई, रश्मि बैठ गई और त्रसा, लेकिन साक्षी नहीं बैठी। तो यानी कि ये स्थान किसका होगा? तो ये स्थान साक्षी का होगा। भाई देखो सभी लोग बैठ गए हैं। ईसा दाईं ओर से दूसरी, तो भाई देखो दाईं ओर से दूसरे नंबर पर है, ईसा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि प्रतीक और ईसा के बीच कौन बैठा है? तो प्रतीक तो ये हो गया और ईसा ये होगी। तो प्रतीक और ईसा के बीच में कौन बैठा है? एक ये आर बैठी और टी। तो आर से कौन थी भैया? आपको सर रश्मि थी। और टी से कौन थी भैया? तृषा। यानी कि रश्मि और तृषा बैठी हैं भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा भाई, रश्मि और तृषा। तो रश्मि और तृषा वाला कौन सा ऑप्शन है मेरे शेर? आपको सर पहला ही ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रश्मि और तृषा जो हैं ये प्रतीक और ईसा के मध्य में बैठी हैं। तो भाई कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग हैं, रश्मि और तृषा। यही ऑप्शन में भी दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है
भाई देखो इसमें आपको क्या करना है, एक एक आकृति को पकड़ो, आकृति को किस डायरेक्शन में घुमाया है ये आपको पहले तो फाइंड करना है भाई, ठीक है। चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से समझना बातों को। ये देखो एरो अभी ऊपर की ओर है, ये एरो ऊपर की ओर था, फिर इसको घुमाकर दूसरे कॉर्नर पर ये देखो आपका राइट साइड में आया, फिर इसको नीचे की ओर घुमाया तो ये इस कॉर्नर पर आया। अब इसको घुमाने से बाद ये इस कॉर्नर पर आया, अब ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि ये वाला जो एरो है अब ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये वाला देखो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले कॉर्नर पर आना चाहिए। तो ये देखो इस टाइप से बनेगा और इस टाइप का एक ही ऑप्शन है मेरे शेर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस हो गया आंसर। कोई दिक्कत हुई किसी को? कोई दिक्कत नहीं भैया, बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग है भैया, यही वाला आंसर होगा 110%, 11 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भाई, ये देखो घन और घनाभ। भाई घन और घनाभ मैंने आपको डैश पढ़ाया और डैश के बाद घन घनाभ चैप्टर रीजनिंग में भी कराया था। तो घन घनाभ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, ठीक है भाई। इसके लिए आप लोग मुझे बताना कि ये मैं ट्रिक से बताऊं या बेसिक। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं और मैं इसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक से क्या होगा भाई, 1 सेकंड में आंसर आएगा। जिन लोगों को घन और घनाभ से डर लगता है, इस क्वेश्चन को आते ही 1 सेकंड में उड़ा दोगे। भाई देखो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, भाई घन, घन किसको बोलते हैं? क्यूब को ही तो बोलते हैं। घन की आकृति जानते हो कैसी होती है? मैं आपको पहले घन बता देता हूँ कि घन होता कैसा है। घन होता है दोस्तों आपका, ये देखो यहाँ पर मैं एक आकृति बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं घन। घन किसको बोलते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर घन बोलते हैं इसको। ये क्या है भाई? आप कहोगे सर यही तो घन है। ये हमारा क्या होता है भाई? इसको हम बोलते हैं घन। यहाँ पर मैंने लिख दिया है घन। ये क्या है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर ये तो घन हो गया, ठीक है भाई। अब घन को हम भाई क्यूब भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया 3 की घात 3, 3 क्यूब बोल सकती है, इसी को क्यूब तो बोलते हैं। तो क्यूब मीन्स क्या होता है भाई? यहाँ पे भी देखो क्यूब लिखा है, क्यूब मीन्स घन ही तो होता है। तो यानी कि 3 की पावर 3, तो क्यूब का मतलब क्या है? 3, यानी कि, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अब देखो जब यहाँ पर घन है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 अंडर रूट कर देना है आपको, 3 अंडर रूट, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर 216 है और यहाँ पे 8 है। कह रहा है कि एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा क्या रही होगी? तो भाई आपको बड़ा एक दो घन में है तो आपको 3 बाहर ले लेना है और अंडर रूट लगा देना है। घन पूछ रहा है ना, घन के बाद क्या आता है? स्क्वायर आता है। तो भाई देखो 216 है भाई, कितने बता रहा है? 8, ठीक है भाई, 8 बता रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना? 8, और भाई छोटे घनों की संख्या कितनी कर देंगे? गुणा कर देनी है 216। इतना कर लिया भाई। 8 किसका घन होता है? तो आप कहोगे सर 8 जो होता है ये 2 का होता है। किसका होता है? 2 का होता है। और मैं आपसे कहूँ ये किसका क्यूब होता है? आप कहोगे सर ये 6 का क्यूब होता है। किसका होता है? आप कहोगे सर ये जो होता है ये 6 का क्यूब होता है। 6 चरंग 36 सिक्का 216, किसका होता है भाई? 6 का क्यूब होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जो 8 जो है ये आपको पूछा कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये आपको छोटे घनों की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर वाले की बतानी है भाई, ठीक है। अब ये 8 है जो इसको आपको 8 को ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। और ये 216 है, ये किसका घन होता है? आपको सर ये 6 का होता है भाई, इसकी गुणा कर दो 8 6 48 भाई, सबसे अच्छा तरीका। अब इसको लिए आपका करना इतना सब कुछ नहीं करना, ना ही रूट्स लगाना ना ही कुछ लगाना, कोई मतलब नहीं। बस आपको एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, बस इतना ही काफ़ी रहेगा समझने के लिए। आज जब भी आपको दिया जाए कि एक बड़े घन के इतने छोटे घनों में काटा गया और विभाजन करने पर इतने घनों की भुजा इतनी सेंटीमीटर होगी, तो बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा कैसे निकालनी है? कुछ नहीं करना है। जितनी आपकी भुजा, जिसकी भुजा निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है? छोटे घनों, बड़े घन की भुजा निकालनी है ना। तो जो आपके छोटे घनों की जो भुजा है वो कितनी भाई? 8 सेंटीमीटर। और जो जितने भागों में हमने काटा है, जितने भागों में हमने काटा है उसका क्या ले लेंगे? घनमूल। घन ही तो बना है। तो भाई 216 किसका घन होता है? तो ये होता है 6 का घन। किसका घन होता है या किसका क्यूब होता है? तो 6 का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो भाई इसी 6 की आप गुणा कर दो, 8 6 कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगी। सबसे बड़ा घन हमारा निकल के आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों क्या है? ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये मैंने आपको ट्रिक से बताया। इस ट्रिक को फॉलो करो आप लोग, कभी एग्जाम में गलती नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर 216 है और वो मान लो कोई और घन दे दिया उन्होंने, ठीक है।
आपको 8 का घन दे दिया या मतलब 8 बट्टे 64 बट्टे 512 छोटे घनों में काट दिया और सेंटीमीटर में कोई भी दे दे, तभी मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होनी चाहिए, डिजिट कोई सी भी दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सेंटीमीटर पूछी जाए वो आपको यहाँ लिख देनी है, और जितने भागों में हमने घनों को काटा है वो किसी न किसी का क्यूब होगा, तो जिसका क्यूब होगा उसकी बस आपस में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई ये सबसे आसान तरीका है, बाकी झमेलों में नहीं पड़ो, क्योंकि समझ में अगर आ जाएगा तो सबसे अच्छा तरीका यही है, ट्रिक वाला। आगे देखो, ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब। भाई देखो, इसको पलटेंगे तो आकृति तो सेम रहेगी, 3 हमारा अपोजिट हो जाएगा, एन भी अपोजिट हो जाएगा, 1 भी हमारा अपोजिट हो जाएगा, और 2 भी अपोजिट हो जाएगा, और ये हमारा 4 भी अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति देखो मेरे शेर किस ऑप्शन में बनी हुई है। भाई देखो जल्दी से फटाफट, और वही इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। भाई देखो ये आकृति कहाँ पर बनी हुई है, तो भाई क्या ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है? भाई बी वाला बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 इस तरफ आ गया। भाई 2 इस तरफ आएगा क्या? जी भाई 2 इस तरफ आएगा। भाई मैंने ही गलत बनाया है, मैंने ही तो गलत बना दिया है भाई। ये आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा भाई, ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और एक जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है भाई। 13 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाई क्वेश्चन नंबर 14 में आपको अच्छा श्रृंखला में रिक्त स्थानों की क्रमिक रूप में रखा जाता है, तो इसे पूरा करना है। भाई देखो कैसे पूरा करना है, ध्यान से देखो भाई। पहले इनकी संख्याओं को काउंट कर लो भाई, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई 20 हैं, तो 20 में किसके किसके पेयर बन सकते हैं? 4 4 के पेयर बन सकते हैं, 5 5 के भी पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 4 के पेयर भी बना सकते हो, और 5 5 के भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है LKJIL, तो JIL, तो जे के बाद में आई आना अनिवार्य है, क्योंकि सब जगह आई आ रहा है। तो बीच में तो आई 100% है आएगा, तो यहाँ पर बीच में आई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है भाई। अब JIL KG, भाई JIL KG, भाई आई के बाद यहाँ पर एल के बाद के आ रहा है, तो यहाँ पर के लिख लेंगे भाई, के लिख लेंगे भाई। ठीक है भाई। जी के बाद क्या आ रहा है? जी के बाद क्या आ रहा है भाई? देखो ध्यान से भाई, जी के बाद यहाँ पर तो दिया नहीं गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ तो के, एल के बाद क्या है भाई? एल के बाद ई आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है भाई? तो यहाँ पर ए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ पर ए आ जाएगा, ए, फिर आपका यहाँ पर सी है, फिर बी नहीं, डी नहीं है, फिर ई, फिर एफ नहीं है, फिर जी। यानी कि आपका एक क्रम चल रहा है, कैसा कि LKAJ, फिर आपका आएगा LKCJI, फिर LKEGI, फिर LKG और JI, ये वाला बनेगा आपका। क्या आएगा लॉजिक? लॉजिक आएगा आपका LKAJI, पहला लॉजिक, यानी 5 5 का पेयर बनेगा। इसके बाद आपका हो गया जे हो गया, फिर आपका LKCJI, 5 पेयर ये हो गए। फिर आपका बनेगा LKEJI, 3 पेयर ये हो गए 5 5 के। फिर आपका बनेगा LKGJI। ठीक है, ये वाला आपका पेयर बनेगा। बात समझ में आ गई भाई? ये वाला पेयर बनेगा। अब यहाँ से आपको मिला क्या? यहाँ से आपको ए मिला, फिर बी नहीं मिला, फिर ए के बाद सी मिला, यानी कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा। सी में फिर आपका 2 प्लस कर देंगे, ई पे 5, 5 में 2 प्लस कर दिया तो जी पे मिल गया 7। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हो रहा है? आप कहोगे सर प्लस का 2, फिर यहाँ से प्लस का 2, और फिर यहाँ से 5 से 2 प्लस का 7। यानी कि इसमें क्या कर रहा है? प्लस का 2 प्लस का 2, बीच वाली जो संख्या उसमें प्लस का 2 हो रहा है, और बाकी का सब में सेम है। LKJI, समझ गए ना भाई? ACEG केवल 2 2 प्लस कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है AKIKJ। बात समझ गए? तो पहला ही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन आसान था, सबसे बन गया होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो बीच में कौन है? सी है, तो सी के स्थान पर बीच में भी सी है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है। इसका मतलब यहाँ पे वाई है, तो भी बीच में वाई ही आना चाहिए।
बीच में y है तो भाई y ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, आपको सर यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर a है तो a की रैंक कितनी होती है 1, k की रैंक कितनी होती है 11, कितना प्लस हो गया, तो आप कहोगे सर 10 प्लस हो गया। e की रैंक कितनी होती है 5, o की रैंक कितनी होती है 15, तो कितना प्लस हो गया, आप कहोगे सर 10 प्लस हो गया। अब e की रैंक होती है 5, तो भाई 5 से कितना प्लस करना होगा मुझे, तो भाई 5 से कितना प्लस करना होगा, तो भाई 5 में आपको 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 5 15, 15 पे क्या आ जाएगा, o आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद टी की रैंक होती है कितनी 20, और 20 से यहाँ पर आ गया 4, कितना हो गया भैया माइनस का 16 माइनस हो गया। आर की रैंक होती है 18, बी की रैंक होती है 2, तो 18 में से माइनस का 16 कर देंगे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखो ई की रैंक होती है 5, अब भाई 5 में से माइनस का 16 करना है। तो भाई 5 में से माइनस का 16 कैसे होगा भाई, तो 5 में से तो पहले आपको 5 माइनस करना है। तो 5 में से 16 माइनस करने के लिए 5 माइनस कर देंगे तो भाई क्या बचेगा आपके पास 15 बचेगा भाई, 15 ही तो बचेगा भाई। बोलेंगे यस या नो, आप कहोगे सर यहाँ पर तो मेरे पास 15 ही बचेगा। कितना बचेगा भाई 15 ही बचेगा। और 15 पर क्या आता है भाई, 15 पर ओ आता है भाई, 15 पर भाई, तो 15 पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। कैसे, तो ओयो हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ओयो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, ई की रैंक 5 थी, 5 में मैंने कितना प्लस किया 10 प्लस कर दिया, 15 पर ओ आ गया। बीच वाला पॉइंट जैसा है वैसा ही रहेगा, वाई का वाई। अब ई की रैंक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस का 16 करना है। सभी में देखो माइनस का 16 हुआ, यहाँ पे भी माइनस का 16। तो जब आप 5 में से 16 माइनस करेंगे तो 5 पहले माइनस कर दो आप, पहले 5 माइनस कर देंगे तो वहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 11। तो इसकी तरफ से आप फिर 11 आपको पढ़ा देना तो कितना आ जाएगा, ओ ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा, तो भाई 15 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये सीरीज का क्वेश्चन है। लुप्त पद बताना है कि लुप्त पद क्या हो जाएगा। भाई देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है भैया, इसमें गुणा की गई है 2 और 3 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। इसको लिख देंगे इस बीच में, तो ये देखो बीच में आ गया 3 2 3 6। इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, और 12 में दे दो 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 आ गया बीच में। इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा कर देंगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, और 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दहम 20, तो ये बीच में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17 भाई, 17 नंबर क्वेश्चन है बंदर वाला, कि भैया बंदर इतने फुट कूदता है, इतना कूदने के बाद वो 1 मिनट में इतना कूदता है, फिर वो नीचे फिसल जाता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन है भाई। देखो, कितने समय में एक बंदर 84 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट ऊपर जाता है और तुरंत 2 फीट फिसल कर नीचे आता। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, अपने दिमाग से खुद सोचना, अपने दिमाग से खुद ये इमेजिन करना कि कोई बंदर है, वो 1 सेकंड में 3 फुट कूदा, 3 फुट वो ऊपर गया और 2 फीट नीचे आ गया, तो 1 सेकंड में बंदर कितना ऊपर गया, तो आपको सर 1 सेकंड में 1 ही फुट तो गया। फिर भाई 1 सेकंड में कितना फुट गया, भाई बंदर है 1 सेकंड में 3 फुट ऊपर जाता है, और जैसे ही वो 1 सेकंड में 3 फुट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे खिसक जाता है, तो उसने 1 सेकंड में कितना ऊपर गया, तो 1 सेकंड में कितना गया भाई, आपको सर 1 फीट ही तो ऊपर गया है। कितना आ गया मेरे सिर, आपको सर वो 1 सेकंड में 1 फीट ही ऊपर गया है। भाई टोटल जो खंबा है ना, टोटल जो पेड़, खंबा नहीं है पेड़ है भाई, लेकिन जो टोटल पेड़ है ना वो कितने फीट लंबा है भाई, तो पेड़ जो है ना वो 84 फीट लंबा पेड़ है। पेड़ कितने फीट लंबा है, 84 फीट। जब उसको 1 सेकंड में 1 फीट लग रहे हैं तो 84 फीट पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा भाई, आप बताओ, उसको 84 फीट पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। अब काफ़ी बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट होंगे, वो तुरंत कह देंगे सर जब 1 सेकंड में 1 फीट का समय लग रहा है, जब 1 फीट पहुंचने में 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो 84 फीट पहुंचने में 84 सेकंड का समय लगेगा। तो वो तुरंत 84 सेकंड पे ऑप्शन कर देंगे। ये होते हैं इंटेलिजेंट वाले लोग,
और ऐसे ही लोगों का आंसर हो जाता है एकदम गलत। जबकि 84 सेकंड इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं ना, वो उन्होंने देखा, देखो 84 सेकंड ऑप्शन में भी दिए गया मेरे से। यदि काफ़ी लोगों ने इसको गलत भी किया होगा कि सर जब 1 फीट में 1 सेकंड है तो 84 फीट में 84 सेकंड हो जाएगा। भाई यह गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा भाई? देखो भाई, बंदर जो है वो 1 सेकंड में 1 फीट जा रहा है, 2 फीट नीचे खिसक आ रहा है, जा तो 3 रहा है, 2 खिसक गया, 1 आ गया। लेकिन जब वो ऊपर जाएगा, जब वो 83 बार ऊपर जाएगा, जब वो 81 बार ऊपर जाएगा, यदि मैं आपसे बोलूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई, आपको समझाने के लिए किया था ये मैंने। चलिएगा देखते हैं अब। 1 सेकंड में 1 फीट गया, आपको छोड़ दो, 84 फुट भूल जाओ, आप ये मान के चलिएगा वो 81 फीट ऊपर गया। भाई 81 फीट जब जाएगा वो, तो 81 फीट जाने में उसको कितना समय लगेगा? आपको उसे 81 सेकंड का समय लग जाएगा कि नहीं? अब उसे कितनी और दूरी शेष करनी है, मतलब और उसको कितनी दूरी और तय करनी है? तो भाई पेड़ तो भाई 81 फीट तो वो चढ़ गया है, 81 फीट तक, तो 81 फीट तक उसे चढ़ने में 81 सेकंड का समय लग गया, बिल्कुल सही है भाई। अब उसको और कितना ऊपर जाना है? तो भाई उसको ऊपर जाने के लिए अभी भी 3 फुट और ऊपर जाना होगा, 3 फुट और ऊपर जाएगा भाई बंदर। बंदर जो है वो 3 फुट ऊपर और जाएगा, तो तभी तो ये 81 3 कितना होगा भाई? 84 होगा। लेकिन वो 1 सेकंड में चढ़ कितना रहा भाई? 1 सेकंड में 3 फुट ऊपर जाता है, 1 सेकंड में 3 फुट ऊपर जाता है। तो भैया अब इसको ऊपर पहुंचने में 1 सेकंड का समय और लगेगा, केवल 1 सेकंड का। क्यों? क्योंकि भाई 81 फीट तो वो चढ़ ही गया है। अब जो वो चौथा 81 सेकंड में वो 81 फीट तो चढ़ ही गया है, जब वो 82 सेकंड में वे चढ़ेगा ना, तो वो 3 फीट ऊपर उछलेगा और 3 फुट ही रह गया। तो जैसे ही वो बंदर उछलेगा ना ऊपर की ओर 3 फुट के लिए, वो भैया पेड़ पकड़ लेगा, वो पेड़ पकड़ लेगा। तो टोटल उसे कितना समय लगेगा भाई 84 फीट के लिए? तो आपको सर उसे 82 सेकंड का समय लगेगा मेरे शेर। कितने का समय लगेगा? 82। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, क्योंकि 82वें सेकंड में वो पेड़ को पकड़ लेगा भाई, वो खिसकेगा नहीं। आप वो तो 3 फुट तो ऊपर उछलेगा, वो ऊपर जाके पेड़ को पकड़ लेगा, वो भैया नीचे नहीं फिसलेगा, क्योंकि उसे 3 ही फीट की दूरी ही तय करनी थी, और वो 1 सेकंड में 3 ही फीट जा रहा है मेरे भाई। समझ गए ना बात? तो कितना होगा अभी? 82 सेकंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कथन निष्कर्ष का है। कह रहा है कि सभी पेंसिल रंग है। भाई जितनी भी पेंसिल है ना, ये पेंसिल, ये सभी पेंसिल क्या भाई? सभी पेंसिल रंग हैं। तो सभी पेंसिल किसके अंदर आ गई भाई? रंग के अंदर आ गई। आगे कह रहा है कि सभी रंग पेंट है। अब जितने भी रंग है ना, ये सभी रंग भाई आ गए हैं पेंट के अंदर, ये हो गए पेंट। और कुछ पेंट चित्र हैं भाई, कुछ पेंट भाई, कुछ का डायग्राम बना देंगे, कुछ पेंट क्या हो गए भैया? कुछ पेंट चित्र बन गए। अब भाई इनके निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। अब जो है इनके निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष पढ़ो, क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल चित्र हैं। क्या पेंसिल वाला पार्ट चित्र को काट रहा है? आप कहोगे सर पेंसिल तो सबसे अलग है, ये चित्र वाले को नहीं काट रहा है। जब नहीं काट रहा तो पहला निष्कर्ष एकदम गलत। दूसरा कह रहा है कि कुछ पेंट रंग हैं। क्या कुछ पेंट रंग हैं? जी भाई, जब सभी रंग पेंट हो सकते हैं, जब सभी रंग पेंट के अंदर है, तो वहाँ पर कुछ पेंट रंग होने की संभावना रहती है। तो यानी कि दूसरा वाला एकदम सही है। तीसरा कह रहा है कि कुछ रंग पेंसिल है। जब कुछ पेंट रंग है तो कुछ रंग भी पेंसिल हो सकते हैं। भाई ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा केवल अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। उम्मीद करते होंगे इस कथन और निष्कर्ष का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। भाई ये भी देखो आपका फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है। पेंसिल, रबड़, शार्पनर, इनमें से आपको बताना कि कौन सा वेन आरेख इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। भाई देखो पेंसिल, रबड़, शार्पनर है तो ये सभी स्टेशनरी के सामान, लेकिन स्टेशनरी का कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। भाई देखो पेंसिल का अलग काम है भैया, पेंसिल का अलग काम है, रबर का भैया अलग काम है, और शार्पनर का अलग काम है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। भाई पेंसिल अलग रहेगी, रबड़ अलग रहेगी। भाई पेंसिल लिखने के काम आती है, रबड़ लिखे हुए अक्षर को मिटाने के काम आती है, और शार्पनर जिसको कटर बोलते हैं, पेंसिल को छीलने के काम आती है। बात समझ में आ गई? पेंसिल को शार्प करने के लिए भाई। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग काम है।
तो ये यूज हो जाएगा। यदि यहीं पर एक दे देता स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी के अंदर आ जाते तीनों। समझ गए ना भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का एकदम करेक्ट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है। भाई कह रहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से हमारा जो ये समीकरण दिया गया है ये दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा समय लगता जरूर है, टाइम टेकिंग, बट ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन रख के करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करके देखता हूँ। भाई पहला ऑप्शन देखते हो, 6 और 3 को बदलने के लिए बोल रहा है। जहाँ कहीं पर भी 6 और 3 होंगे, 6 के स्थान पर 3 करना है और 3 के स्थान पर 6। तो भाई मैं पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, 9 प्लस 4 भाग 2 माइनस 6 आ गया। तो 6 के स्थान पर 3 गुणा 3 के स्थान पर 6 कर दो बराबर 4 भाग, यहाँ पे 3 है तो 6 कर दो और 3 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 3 माइनस 9 प्लस 1। भाई ये इक्वल होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। भाई ये कटेगा 2 दूनी 4 और 6 तियाँ 18, 18 और ये कितना हो जाएगा 11 माइनस का 18। तो यह कितना हो जाएगा आपको सर, आ जाएगा माइनस का 7 बराबर 2 दूनी 4 2 तियाँ 6। भैया ये आ जाएगा बट्टे में, ये कट जाएगा। भाई सेटिस्फाइड नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। भाई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, भाई बराबर ही नहीं आया, तो ये कैसा हो जाएगा गलत। अब जब पहला ऑप्शन चेक कर लिया, अब सीधे चौथे ऑप्शन को चेक कर लो। जब भी पहला ऑप्शन गलत हो जाए तो तुरंत चौथे ऑप्शन को चेक किया करो। भाई 6 और 4 को बदलने के लिए कह रहा है। भाई देखो 9 है, इस ये जहाँ पर 9 लिखा है इसको ऐसे ही लिख लेंगे 9, ठीक है भाई। ये जहाँ पर ऐसा लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 9 और प्लस 4 के स्थान पर 6 को लिख लेंगे भाग 2 और माइनस 6 के स्थान पर 4 लिख देंगे गुणे 3 बराबर 4 के स्थान पर 6 भाग 3 और गुणे 6 के स्थान पर 4 और यहाँ पे कितना है माइनस का 9 प्लस का 1। भाई अब कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब कैलकुलेट करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, यहाँ पे कितना है 12, 9 3 कितना होता है 12 और 4 तियाँ 12। भैया 12 माइनस का 12 तो बराबर में कितना बचेगा भाई, बराबर में बचाएगा 0। अब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 चौको होता है 8 माइनस का 9 प्लस 1। भैया कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप क्या कहोगे सर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 0 ही हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड हो गया ना, 0 बराबर 0 हो गया या नहीं। तो भैया यहाँ से इतने वाले पार्ट को देख लो और यहाँ से ये देख लो, ठीक है भाई। ये देखो इसका मान आ गया भाई, इसका भी मान देखो 0 आया, इसका भी मान 0 है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, ऑप्शन नंबर डी वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों हो चुके हैं कंप्लीट। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर हमें एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है भाई। सभी लोग अपना स्कोर बता के जाएंगे भाई, ठीक है, कि आज का आप लोगों ने इस लास्ट प्रैक्टिस सेट पे कितना स्कोर किया है दोस्तों, ठीक है। और जो मैंने दोस्तों आपसे वादा किया था बुक कंप्लीट को लेकर, भाई आज मैंने वो अपना वादा पूरा किया है। लेकिन अभी भी मेरा एक वादा आप लोगों से रह गया है, वो वादा है मैथ की बुक को कंप्लीट कराने का भाई। तो भाई मैथ की बुक भी हम आपकी अब जल्द से जल्द कंप्लीट हो ही जाएगी, क्योंकि आपकी दोस्तों जो ये वाली बुक है ना रीजनिंग की, आज से ये बुक आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है भाई। बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल आपकी मैथ की क्लास और बची है, तो मैथ की भी क्लास आप लोगों की जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। हम अंतिम चरण पर चल रहे हैं, अब आपको मैथ की वीडियोस कंटिन्यू मिलेगी। और अब आप लोग ये बताइएगा वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके कि आप लोग क्या ऐसा ही डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना कि सर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखो एग्ज़ाम तक, तो हम आपको एग्ज़ाम तक रीजनिंग का कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और जैसे ही आपकी मैथ की बुक कंप्लीट होती है उसके बाद आपको मैथ का डेली प्रैक्टिस सेट आपको एक करवाएंगे हम, ठीक है। और कल से या परसों से आपकी एनटीपीसी की जीके की क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो सभी लोग उस क्लास से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट मैथ की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।